गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये 23 फरवरी की विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पुश फॉर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर। ठीक है, देखो गाइस, आपको पता है हम इंडिया को काफी डिफरेंट सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसमें हम ऑलरेडी काफी स्कीम्स लेके आ चुके हैं, जैसे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया या फिर सोलर सेक्टर में। ठीक है, इस सेक्टर में हम इंडिया को क्या बना सके, आत्मनिर्भर बना सकते सके। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि हम डिफेंस सेक्टर में इंडिया को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी। ठीक है, देखो हाईलाइट ये किया है प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि किस तरह डिफेंस इक्विपमेंट में हम अपनी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके। तो इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अर्ज किया है कि आप कुछ स्टेप्स लीजिए ताकि हम डिफेंस सेक्टर या डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग में और डेवलपमेंट में, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 इंपोर्टर्स में से एक देश है जो डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा परचेज करता है फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपेंस करता है अगर इंपोर्ट देखा जाए। ठीक है, तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और स्पेशली सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट किससे करता है, रशिया से करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे इंडिया में डिफेंस सेक्टर में ओनली 30% इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके अलावा सभी के सभी जो 70% इक्विपमेंट है वो इंपोर्ट किए जाते हैं और ये भी जो 30% इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो प्रीडोमिनेटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू, जैसे डीआरडीओ हो गया, ठीक है, एचएएल हो गया, इन सबके द्वारा क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया जाए और ताकि वो भी कुछ डिजाइन करें, डेवलप करें हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। ठीक है, चैलेंजेस ऐसे क्या आ रहे हैं कि जो इंडिया है वो डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट नहीं बन पा रहा। सबसे पहले क्या है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस कैपेबिलिटीज की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी है। इसके अलावा हमारे पास पैसा कम है या फिर हम बहुत कम पैसा खर्च करते हैं ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन में या फिर रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एरिया में। इसके अलावा क्या है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत बेकार है। ठीक है, इसके अलावा जो करप्शन है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक अंडर जो चलता रहता है, इंटरनल जो करप्शन चलता रहता है, या जो मल्टीपल डिसीजन मेकिंग हेड्स है। अभी क्या है, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी क्या है, हर एक लेवल पे क्या है, डिफरेंट हेड्स हैं, जिस वजह से क्या है, डिफरेंट लोग जो डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एंड में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है, डिलेस हो जाता है डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट में। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज में। ठीक है, अभी क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम डोमेस्टिकली जो अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। सबसे पहले क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 आइटम्स की लिस्ट को अनाउंस किया है, जिसके अंदर वेपन्स, प्लेटफॉर्म से इक्विपमेंट इंक्लूड है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी से डिक्रीज करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, कैपिटल बजट को हमने बाइफिकेट करा है, मतलब कि 2 तरह से उसको तोड़ दिया है, डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, मतलब कि देखो हमने अभी पढ़ा भी था कि इसमें हमने क्या किया है कि एक तो हम डोमेस्टिक के लिए इतना खर्च, लाइक अगर हमें गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए क्या किए हैं, अलॉट किए, तो इसको हम तोड़ देंगे कि हाँ कि 100 करोड़ रुपए हम अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करने में खर्च करेंगे और 100 करोड़ हम फॉरेन से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हम दोनों पे अपना पूरा फोकस करेंगे, डोमेस्टिक को हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पहले क्या था, हम जो 200 करोड़ था तो उसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे, 175 करोड़ अपना इंपोर्ट कर लेते थे और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे हम ध्यान नहीं करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा फंड ऑफ फंड स्कीम आई है नियर अबाउट 10,000 करोड़ की, किसके लिए, ताकि हम डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को हम क्या कर सके, इंक्लूड कर सके। इसके अलावा ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में आया था, जिसमें क्या किया है, इन्होंने प्रोक्योरमेंट में इंडिजिनस कंटेंट रेशियो की बात करी। देखो गाइस, हमने पहले भी पढ़ा था, इस प्रोसीजर के अंडर क्या है, जो हमारे इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इंडिया का उसमें कितना ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट हमने बढ़ाने की बात करी है। ठीक है, इसके अलावा हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एस्टेब्लिश किया है। आपको पता ही है जो हमारे पहले सीडीएस हैं कौन है, रावत जी हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, डॉक्टर रावत है उनका नाम। ठीक है, मैं नाम भी भूल रही हूँ, आप अपना कमेंट में बताना। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एस्टेब्लिश किया ताकि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हम यूनिफॉर्मिटी लेके आ सके। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करेगा जो हमारी तीनों हमारी जो है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन तीनों को क्या करेगा, लीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट डिसप्लीज विद गवर्नमेंट नॉट फाइलिंग रिप्लाई टू प्ली चैलेंजिंग आरटी एक्सचेंजेस। ठीक है गाइस, ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी।
अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था कि आप क्या करो, गवर्नमेंट की कुछ एक्शन से क्या है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ आरटीआई एक्ट को क्या किया था, चैलेंज किया था, ठीक है। देखो प्ली क्या आया था, प्ली कंटेंट क्या था कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो आपको पता है 2019 में आरटीआई एक्ट को अमेंड किया गया और उसका काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी और लोगों ने उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, कुछ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, देखो आप सबको पता है पिछले साल क्या हुआ था, आरटीआई एक्ट को अमेंड किया था, जिसमें जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो पावर्स थी या जो उसकी इंडिपेंडेंट नेचर थी उसको कहीं ना कहीं क्या किया था, उसकी खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इसकी प्ली को क्या किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या अपनी नाराजगी शो करी है गवर्नमेंट के एक्ट से, ठीक है। तो इसमें था, तो ये आपको पता ही होगा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और साथ में 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते, मतलब कि लेस देन या इक्वल टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही रहते हैं, ठीक है। देखो अब हम इन दोनों में क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखो आरटीआई 2005 के अंदर क्या था, जो सीआईसी और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो अपना ऑफिस 5 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 2019 में अमेंडमेंट आया तो उसमें ये बोल दिया कि अब क्या होगी, जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, वो क्या करती है, वो अपने हिसाब से नोटिफाई कर सकती है सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की क्या टर्म होगी, मतलब कि जो 5 साल पहले फिक्स है उसे 5 साल फिक्स ना करके सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली कर दी कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी थी वो नियरली कितनी होती थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग सैलरी होती थी, इक्वल होती थी, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी होती थी वो इलेक्शन कमिश्नर की इक्विवेलेंट होती थी, ये पहले के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या बोला, जो सैलरीज अलाउंसेस या जो भी टर्म्स या कंडीशन है सर्विस के सेंट्रल या फिर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन, मतलब कि हर एक जगह क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कर दी, ठीक है। इसके अलावा ये था पहले जो था 2005 के अंदर, जब सीआईसी या आईसी को हम अपॉइंट करते थे तो उनको पेंशन मिलती थी या उनको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलते थे फॉर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उनकी जो सैलरी होती वो रिड्यूस हो जाती थी बाय एन अमाउंट इक्वल टू पेंशन, ठीक है। मतलब कि ये सपोज करो अगर कोई बंदा सीआईसी अभी अपॉइंट हुआ है, अगर वो पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में था तो अब वो रिटायर हो गया तो उसको क्या मिलता था, उस पेंशन का बेनिफिट भी मिलता था अपनी गवर्नमेंट जॉब का, बाकी सीआईसी में जो उसको सैलरी मिलती थी हाउएवर उसमें से उसका जो पेंशन का अमाउंट था वो रिड्यूस हो जाता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने अब क्या कर दिया, प्रोविजन ही हटा दिया, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अब सीआईसी की पोस्ट पे आया है तो उसको क्या है, अपनी रिटायरमेंट की जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट से जो आए थे जिसपे क्या है सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये नाराजगी शो करी, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था कि कहीं ना कहीं ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के स्टेटस है उसको डाइल्यूट कर रही है, उसकी इंडिपेंडेंस को डाइल्यूट कर रही है, और इसके अलावा जो स्टेट की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कहीं ना कहीं एंड वॉच कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, रिलायंस जियो प्लान्स टू सेटअप नियर $1 बिलियन डाटा सेंटर इन यूपी, ठीक है गाइस। ये जो हमारी न्यूज है, देखो ये इकोनॉमी में इसलिए कवर होगी क्योंकि ये जो न्यूज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी, ठीक है। तो जियो है वो प्लान करे कि $1 बिलियन के कुछ डाटा सेंटर को यूपी में क्या करेगा, सेटअप करेगा, ठीक है। प्लान कब आया, जब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को चाह रही है, क्योंकि हमारा एम क्या है 2025 तक इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन तक ग्रो करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अलावा जो आरबीआई भी काफी नॉर्म्स बना रहा है, गाइडलाइंस बना रहा है डाटा लोकलाइजेशन पे, जिसकी वजह से डाटा सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब आप सब समझ रहे हो कि हमारे डिवाइस से या फिर हमारे इंडिया में जो भी डाटा प्रोड्यूस हो रहा है उस डाटा को हम स्टोर करें विद इन द बॉर्डर्स, अपनी कंट्री के बॉर्डर्स में जहां पे डाटा जनरेट होता है। इंडिया में जो डाटा जनरेट हो रहा है फ्रॉम वेरियस इक्विपमेंट्स या फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस, उसी को हम इंडिया में ही स्टोर करें, ठीक है। डाटा सेंटर क्या होगा, ये डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस होगा। जैसे आप बैंक क्या करता है, बैंक आपके पैसे को स्टोर करता है, उसी तरह जो डाटा सेंटर होगा वो आपके डाटा को सिक्योर रखेगा, डाटा को स्टोर करेगा किसी बिल्डिंग या सेंट्रलाइज लोकेशन में जहां पे कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग इक्विपमेंट होंगे जो कलेक्ट करेंगे डाटा को, स्टोर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर अगर उसका असेस है कि आप उस डाटा को शेयर कर सकते हो, उस एलोइंग असेस को क्या करेगा, वहां पे होगा जो डाटा को लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंडिया में किस हिसाब से डाटा सेंटर है, 2 तरह के डाटा सेंटर होते हैं, एक तो कोलोकेशन डाटा सेंटर है, एक एज डाटा सेंटर होते हैं, ठीक है। जो कोलोकेशन डाटा सेंटर होते हैं लार्ज डाटा सेंटर फैसिलिटी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रेंट पे लेते हैं रैक स्पेस को टू थर्ड पार्टी क्लाइंट, ताकि हम उनके सर्वर्स को हाउस कर सकें या अदर नेटवर्क इक्विपमेंट को, ठीक है।
एज डाटा सेंटर में क्या होता है, ये हाईली लोकलाइज स्टोरेज फैसिलिटी होती है जो इफेक्टिवली एक बिल्डिंग तक लिमिटेड होती है। ई ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल क्लस्टर होता है एज वेल एज एक्सटर्नल मशीन होती है जो इंटरनल नेटवर्क को असेस करती है। ठीक है, रिसेंटली क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक ड्राफ्ट करी थी डाटा सेंटर पॉलिसी, जिसका एम यही था कि हम इंडिया को क्या बना सके, डाटा सेंटर का एक ग्लोबल हब बना सके। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारे वेरियस डाटा सेंटर हब्स होंगे ताकि हम अपनी डाटा को अच्छे से स्टोर कर सके, और अगर ज्यादा हमारे डाटा सेंटर एस्टेब्लिश होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट भी उसमें प्रमोट करेंगे और डिजिटली हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एग्री टू न्यूक्लियर इंस्पेक्शन डील। देखो ये जो हमारी न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GS2। अभी क्या है, ईरान के द्वारा एक डेडलाइन रखी गई थी कि वो क्या करेगा, अपनी जो साइट्स हैं अनलेस यूएस सेक्शंस आर लिफ्टेड। एक सेकेंड गाइस, हाँ गाइस, तो अभी क्या है, जब से यूएसए ने क्या किया है, ईरान पे सैंक्शन लगाया है, तब से ईरान ने ये बोल दिया है कि मेरी साइट्स पे कोई ऐसे अपने आप चेक नहीं कर सकता, कोई इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसके बैकड्रॉप में क्या है, ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में क्या हुआ है, कुछ एग्रीमेंट हुआ है ताकि ईरान की कुछ साइट्स पे क्या कर सके, हम इंस्पेक्शन कर सके। ठीक है, 2018 में क्या किया था, यूएसए ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से, ये हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, यूएसए ने क्या किया था, यूनिलेटरली क्या किया था, कुछ सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पे। ठीक है, एक एग्रीमेंट, तो देखो ये जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ये एग्रीमेंट है किसमें, ईरान और P5+1 कंट्री में, ये हमने डिस्कस किया था, जिसमें 2018 में यूएसए ने इस एग्रीमेंट से बाहर आया, और इस एग्रीमेंट के अंडर क्या है कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है उसको कहीं ना कहीं लिमिट करते हैं, और इसमें क्या किया, यूएसए ने अपनी तरफ से यूनिलेटरली क्या करा, कुछ सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पे। ठीक है, ये जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ये ईरान और P5+1 कंट्री में साइन हो रखा है, ये मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, विच इज चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूएसए एंड यूके। ठीक है, इसके अलावा जो न्यू एग्रीमेंट हुआ है जो ईरान और IAEA में हुआ है, वो इसलिए हुआ है ताकि हम क्या कर सकें, क्योंकि अभी क्या बोल रहा है, ईरान ने बोला जब तक यूएसए मेरे से सैंक्शन नहीं हटाता तब तक क्या करोगे, आप मेरी साइट्स पे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो IAEA है, दैट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो एक एग्रीमेंट के साथ है जिसमें वो क्या करेगा, अगले 3 महीने तक क्या करेगी, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको मॉनिटर कर सकता है, वेरीफाई करता है। हाउएवर ईरान ने क्या किया है, सस्पेंड किया है कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल की, नहीं मेरे पे ये प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं होगा जो साइन हुआ है अलोंग विद दिस एग्रीमेंट। ठीक है, जिसमें क्या है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनको कुछ टूल्स हैं ताकि वो इंस्पेक्शन कैरी कर सकते हैं। मतलब क्या है, देखो जब ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी किस में, ईरान और P5+1 कंट्री में, तो उसके साथ ही एक एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था, जिसके अंडर क्या है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके पास कुछ पावर होती है जिसमें वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने बोला है कि नहीं, जब तक मेरे पास यूएसए ने सैंक्शन लगाया तब तक ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल है ये भी सस्पेंड है, इनका इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है या फिर अदर ट्रीटीज है, वो आपको पता है किस लिए है, ताकि हम न्यूक्लियर वेपन्स के जो स्प्रेड है उसको हम रोक सके या उसके प्रोलिफरेशन को रोक सके। और इसमें क्या है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो न्यूक्लियर इंस्पेक्टरेट है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि क्या काम ट्रीटी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो डिफरेंट सेफगार्ड एग्रीमेंट्स को लेता है कि वो एग्रीमेंट्स मतलब कि एनफोर्सेबल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके जैसे नॉन प्रोलिफरेशन टाइप कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट है, ताकि वो क्या करता है, स्टेट की रिपोर्ट को वेरीफाई करता है जिन्होंने डिक्लेयर किया है न्यूक्लियर मटेरियल एंड एक्टिविटी। ठीक है, लाइक स्टेट्स का मतलब कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो बोलती है कि हाँ यार मेरे पास इतने न्यूक्लियर मटेरियल है या मेरी कंट्री में इतनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वेरीफाई करता है कि जो कंट्री जो रिपोर्ट दे रही है वो क्या वो बिल्कुल सही दे रही है, ये नहीं कर रही। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो कुछ सर्विलेंस भी करता है, कुछ मॉनिटरिंग भी करती है। ठीक है, जो वो अपने इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल प्रोटोकॉल में क्या है, इसके अंदर क्या है, जो साइन हुआ था इसके अंदर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसके पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, वेरीफाई करती है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि वो न्यूक्लियर मटेरियल को वो डिक्लेयर कर सकते हैं नहीं, और एश्योरेंस प्रोवाइड करती है टू एब्सेंस ऑफ अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मटेरियल एंड एक्टिविटीज इन अ स्टेट। लाइक आप इंडिया है, लाइक इंडिया ने बोल दिया कि नहीं ये उसने कुछ न्यूक्लियर मटेरियल को डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं ये न्यूक्लियर मटेरियल एक्टिविटीज में कवर होता है। ठीक है, अब जरा इंडिया और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में क्या रिलेशन है जरा हम ये देख लेते हैं। ये जो सेटअप हुआ था 1957 में हुआ था ताकि हम क्या कर सके, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेफ और सिक्योर वे में, पीसफुल वे में यूज कर सके, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
न्यूक्लियर रिएक्टर जो भी इंडिया में है वो किसके अंडर प्लेस्ड है, अंडर इस सेफगार्ड्स के अंडर है, ठीक है। और ओनली दे इफ दे आर फ्यूल्ड बाय यूरेनियम, जो कि हम अब्रोड से खरीदते हैं, ठीक है। इंडिया करंटली जो इंपोर्ट करता है यूरेनियम कहां से करता है ये आपको पता होना चाहिए, रशिया, कजाकिस्तान एंड कनाडा से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। यूएनईपी रिलीज्ड मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट, ठीक है। तो यूएनईपी ने अभी कुछ पीस मेकिंग रिपोर्ट को रिलीज किया, किसके साथ, नेचर के साथ, ठीक है। किस तरह से हम नेचर के साथ पीस बना के रख सकते हैं, ये जो हमारी न्यूज आप समझ में आई होगा, एनवायरमेंट की है। अभी रिपोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि हाउ, मतलब कि 3 प्लेनेटरी क्राइसिस हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑफकोर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा, पोल्यूशन भी होगा, मतलब ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो करंट और फ्यूचर जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल रिस्क में, और हम किस तरह से उनको इस रिस्क से बचा सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, एंड इस तरह से तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अब हाईलाइट देख लेते हैं, पिछले 50 साल से देखा जाए तो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो चुकी है, और जो मेटल्स मटेरियल्स का जो एक्सट्रैक्शन है, जो प्राइमरी एनर्जी का प्रोडक्शन है वो ऑफकोर्स ट्रिपल हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि यार देखो पॉपुलेशन डबल होगी तो जो नीड्स है वो सबकी बनेगी, ठीक है। जिस वजह से जो मटेरियल्स का जो एक्सट्रैक्शन है और जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो चुका है, वो ट्रिपल हो चुका है। इसके अलावा जो हमारे ग्लोबल गोल्स हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके अर्थ पे, वो अभी तक पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं। जैसे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लान है 2011 से 2020 में, या जो इसके पहले जो आईची टारगेट्स थे वो भी हमारे कोई भी क्या है फुली कंप्लीट नहीं हुए, हमने पूरे नहीं किए। इसके अलावा जो वर्ल्ड की जो 8 मिलियन स्पीसीज है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन से क्या कर रही है, फेस करें, ठीक है। मतलब कि हमारे जो वर्ल्ड में 8 मिलियन स्पीसीज है, अगर बायोडाइवर्सिटी मतलब कि फ्लोरा फोना, इसमें से जो 1 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो क्या कर रही हैं, दे आर मतलब कि एक्सटिंक्ट से वो फेस करें, मतलब कभी वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एनवायरमेंट डिक्लाइन कर रहा है, इज इरोडिंग प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता है हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं जैसे पावर्टी और हंगर को एंड करना है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, सैनिटेशन प्रोवाइड करना है, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करना है। तो इसकी वजह से भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस है वो हमारी रिड्यूस हो रही है, लाइक हमारा प्रोग्रेस उतनी हो नहीं रही है जितना हमने सोचा कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। इसके अलावा जो हमारे वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट है उसमें जो 10% जो फॉरेस्ट है वो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, या तो हमने उसको एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट कर लिया, या हमने उसको मतलब कि बिल्डिंग्स या अर्बनाइजेशन कर लिया, जिसकी वजह से जो हमारे 10% जो वर्ल्ड फॉरेस्ट है वो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं। अगर हमारे वेटलैंड्स हैं वो ओनली 15% रह चुके हैं, सबसे ज्यादा ये ट्रांसफॉर्म हुए और सबसे ज्यादा डिग्रेड हुए वेटलैंड। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो 60% जो फिश स्टॉक्स हैं वो अपनी मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड है, और ओनली 70% है जो अंडर एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो मेराइन प्लास्टिक पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा, वो 10 गुना बढ़ चुका है अगर हम 1980 से कंपीट करें, और जिसकी वजह से 60 to 80% उसमें मेराइन है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है सब क्या है, ओशन के थ्रू होता है, जिसकी वजह से जो मेराइन प्लास्टिक पोल्यूशन है वो 10 गुना बढ़ चुका है 1980 से, और जिसके अंदर 60 से 80% मेराइन डेब्रिस है, ठीक है। सजेशन क्या है कि हमें कुछ नेचर बेस्ड सोल्यूशन लेने चाहिए, जैसे रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ट्रीज से हमें डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट फोर्सेस हैं उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, जैसे ब्लैक कार्बन को रिड्यूस करना चाहिए, ग्राउंड लेवल ओजोन, मीथेन, जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सबको हमें रिड्यूस करना चाहिए। इसके अलावा अपने इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो नेचुरल कैपिटल है उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। अगर वाटर है, वाटर फ्री के लिए नहीं है, लेकिन हम उसको डिसीजन मेकिंग के लिए उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें नेचुरल कैपिटल को भी कंसीडर करना चाहिए व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ क्या करना चाहिए, एम्बिशियस इंटरनेशनल टारगेट्स को सेट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैसे एक्सपेंडेड एंड इंप्रूव प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब हम पढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहले क्या है, इंडिया ने कुछ डिफेंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, किसका, मॉरिशस का। क्या क्या एग्रीमेंट साइन करा है हमसे पढ़ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इंडिया का पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो हमने किसी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ क्या किया है, साइन किया है। इसके अंदर क्या होगा, इंडिया और मॉरिशस क्या करेंगे, कुछ अपनी जो डिफरेंट आइटम्स हैं जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, इन पे कुछ क्या करेगा, हम प्रेफरेंशियल हमें असेस मिलेगा, ठीक है। मतलब कि इंडिया मॉरिशस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंशियली ट्रीट करेगी, और मॉरिशस इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंशियली ट्रीट करेगा। इसके अलावा $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई है, ताकि मॉरिशस क्या कर सके, इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर कर सके, परचेज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग। देखो अभी क्या है, जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है
उन्होंने कुछ गाइडलाइन रिलीज किए किस तरह से जो कंज्यूमर है वो इजिली क्या कर सकता है, अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, जैसे आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट्स आती है, एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, मेनली आप उनके कंटेंट को, अपने कंटेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से कंज्यूमर अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए गाइडलाइंस रिलीज करे किसने, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो नेचर ऑफ लेबलिंग है वो स्पेसिफाई की गई है डिफरेंट डिजिटल मीडिया चैनल्स के लिए, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए। ठीक है, इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें जो बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं बाय किसके साथ पार्टनर करके, इन सब ब्लॉगर्स के, जैसे मतलब कि लाइक यूट्यूब के साथ पार्टनर करके वो क्या करेंगे, ब्लॉगर्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं, पीपल्स की ओपिनियन या डिसीजन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको पता ही होगा यार। ठीक है, और करंटली जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो नियर अबाउट कितना, 75 to 150 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है स्फूर्ति, हमने कल ही पढ़ा था, स्कीम ऑफ फंड फॉर डी जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ये हमने कल पढ़ा था। अभी क्या है, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उन्होंने 50 आर्टिजन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर्स को स्प्रेड किया 18 स्टेट में। ठीक है, देखो स्फूर्ति का एम किया है कि हम ताकि क्या कर सके, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सके, या उनके जो आर्टिजन हैं उनको क्लस्टर्स में उनको ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि हम उन्हें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके और हम उनको सपोर्ट कर सके, जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट हो सके। ठीक है, उनको सस्टेनेबल बना सके एज पर एमर्जिंग मार्केट नीड्स। ठीक है, उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट को हम सस्टेन रख सके, क्योंकि अभी क्या जैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटे या फिर वो बेरोजगार हो जाए, तो उसको सस्टेन करने के लिए क्या है, या उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या है, ये स्कीम लेके आई गई है ताकि हम उनके प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी को एनहेंस कर सके। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के क्लस्टर होते हैं, एक रेगुलर क्लस्टर होते हैं, एक मेजर क्लस्टर होते हैं। रेगुलर क्लस्टर में 500 आर्टिजन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट 2.5 करोड़ तक की असिस्टेंस देती है। मेजर देखो क्लस्टर क्या होता है, झुंड। ठीक है, झुंड। ठीक है, तो क्लस्टर में क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिजन होते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लस्टर में 500 आर्टिजन होंगे। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट इस एक क्लस्टर को कितना 2.5 करोड़ तक का फंड देगी। ठीक है, मेजर क्लस्टर्स में 500 से ज्यादा आर्टिजन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट 5 करोड़ से ज्यादा भी असिस्टेंस दे देती है। नेक्स्ट है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, रिसेंटली क्या डीआरडीओ ने इसके दो बार इसको सक्सेसफुली मतलब कि टू सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडिजिनियस डिजाइन एंड डेवलप, मतलब कि इसको डीआरडीओ ने खुद डिजाइन किया, खुद डेवलप किया और सक्सेसफुली इसे लॉन्च कर दिया गया। इसको किस लिए डेवलप किया गया, इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, इसका एम क्या है, मेनली जो एरियल थ्रेट, जो हमें एयर से थ्रेट मिल सकते हैं फ्रॉम किसी भी तरह का, मतलब कि कोई आ सकता है लाइक पड़ोसी देश से, क्लोज रेंज में हम उसको क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सी स्कीमिंग टारगेट। नेक्स्ट है काला नमक राइस। देखो गाइस, काला नमक राइस के ये नॉन बासमती सेंटेड राइस है, इसको हम मेनली यूपी के तराई रीजन में ग्रो करते हैं। इसको इसलिए ऐसा नाम किया क्योंकि जो इसका हस्क होता है वो मेनली काले कलर का होता है। देखो इसके क्या बेनिफिट है, देखो सबसे पहले जो राइस डिजीज है वो इससे रेजिस्टेंट रहती है, जैसे जो राइस में डिजीज होती है जैसे स्टेम रूट, ब्राउन स्पॉट, पेनिकलर, तो इस काला नमक राइस को ये सब डिजीज नहीं होती। और इसके अलावा जो राइस की ग्रो करने के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम चाहिए होती है एज कम्पेयर टू बासमती। ठीक है, इसको हम बूढ़ा का महाप्रसाद राइस भी बोलते हैं, जो मेनली लॉर्ड बुद्धा को ऑफर किया जाता है। इसको रीब्रांड किया गया एज ए बुद्धा राइस ताकि हम इसको प्रमोट कर सके मेनली बुद्धिस्ट कंट्रीज में। ठीक है, अभी के इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यूपी क्या कर रही है, इन राइस को सिंगापुर में एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है, बुद्धा का महाप्रसाद, ताकि हम बुद्धिस्ट कंट्रीज में इसके एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। नेक्स्ट है कुटिया कॉर्न। ठीक है, ये एक पीवीटीसी है, मतलब कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो ओडिशा के कालाहांडी में रहते हैं। देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए कहाँ रहते हैं, ओडिशा में रहते हैं। ठीक है, ये इनकी जो फैमिलीज होती हैं वो मेनली न्यूक्लियर होती हैं, पैट्रियार्कल होता है, मतलब कि ये सिंगल फैमिली रहती है, ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रहती। पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेट करता है। इसमें जो एडोलसेंट फीमेल्स, जो टीन एज फीमेल्स होती हैं, जो टीन एज गर्ल्स होती हैं, वो अलग रहती हैं। ठीक है, मतलब अपने घर में पापा या ब्रदर के साथ नहीं रहती, ये अलग रहती है एट द यूथ डॉर्मेटरीज। ठीक है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म करती हैं और क्या करते हैं, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट भी करते हैं, उनको सील भी करते हैं। ये क्या चैलेंज फेस करते हैं, हंगर, इलिटरेसी। ठीक है, स्कूल्स का एक्सेस नहीं है इनके पास, हेल्थ का एक्सेस नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, ऑनरशिप नहीं है लैंड की। ठीक है, इसके बाद इनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है और इवन की इनके पास कुछ नहीं है, सिंपल बात ये। ठीक है, लास्ट न्यूज आज की मंडोवी रिवर। अभी क्या इसको महादेवी रिवर भी बोलते हैं और इसका जो बेसिन है वो मेनली 2/3 जो बेसिन है वो गोवा में रहता है, मतलब, और जो रिमेनिंग बेसिन है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। जो मंडोवी है इट इज द वन ऑफ द फ्यू स्वीट वाटर रिसोर्सेज इन गोवा, मतलब मेनली आपको पता है वहां पे जो वाटर है वो मेनली सॉल्टी है, लेकिन इस रिवर का जो वाटर है वो थोड़ा मीठा है। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कर्नाटका के बेलगांव के भीमघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिनेट होती है और गोवा में जाके फ्लो करती है और बाकी पानाजी रिवर को
ज्वाइन करती है कहाँ पे, अरेबियन सी में। इसके अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा में एंट्रैप्ट होता है इंटर, मतलब कि मंदोवी रिवर को लेके डिस्प्यूट है कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।